गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का लेक्चर 2 है आज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। व्हाई शुड वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। उससे पहले एक कंसेप्ट आता है थ्रेटन्ड स्पीसीज, यानी वो कौन से स्पीसीज हैं जो लिस्ट में शामिल किए गए थे रेड बुक वाली में। और रेड बुक बनाई थी किसने? IUCN ने। यानी उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी अलग अलग कंट्री की टीम भेज के पूरी स्टडी करवाई और उन्होंने कैटेगराइज किया उन ऑर्गेनिज्म को जो खत्म हो चुके हैं, दूसरा जो खत्म होने वाले हैं, तीसरा जिनको आने वाले समय में खतरा हो सकता है, चौथा जो टीम ऐसी ली जिन्होंने स्टडी नहीं की उन्होंने। ऐसे ऐसे 7-8 कैटेगरी बना के उन्होंने बुक पब्लिश की पूरी, ताकि लोग अवेयर हो जाएं वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो इसमें कंसेप्ट आता है ई स्पीसीज, वी स्पीसीज, आर स्पीसीज। ई का मतलब होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, वी का मतलब होता है वुलनरेबल स्पीसीज और आर का मतलब होता है रेयर स्पीसीज। देखिए, किसी भी स्पीसीज को हम दो करैक्टर से पहचानते हैं। एक तो उसका हैबिटेट यानी रहने की जगह, एक होता है पॉपुलेशन यानी उसकी जनसंख्या। अब मैं कह दूं रेयर बच्चे, जैसे ऐसे बच्चे जो फर्स्ट चांस में नीट निकाल देते हैं, रेयर बच्चे होते हैं। यानी उनकी क्या है, पॉपुलेशन तो अफेक्टेड है, हैबिटेट नॉट अफेक्टेड, यानी रहने की जगह बहुत है पर वो स्पीशीज ही कम है। ठीक है ना? तो ऐसे स्पीशीज का नाम क्या हो गया? रेयर स्पीशीज होगा। जैसे लायन हो गए, भाई लायन को थोड़ा मना करेगा कोई जंगली जीव तो यहां मत रहे, वो तो जहां राजा है जहां रहेगा रहेगा। पर दिक्कत क्या आती है लायन के केस में? उसकी पॉपुलेशन अफेक्टेड हो चुकी है, यानी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। इसका नाम होता है रेयर स्पीशीज। आर स्पीशीज बोलते हैं जिसकी पॉपुलेशन अफेक्टेड, हैबिटेट नॉट अफेक्टेड। दूसरा होता है वुलनरेबल स्पीसीज। जैसे आजकल लोग अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। मैंने बताया था अमेजन रेन जो फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका के अंदर, 20% ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड की जितनी निकलती ना जहां से, वो जगह है अमेजन रेन फॉरेस्ट। और वहां पे सोयाबीन की खेती करने के लिए लोगों ने डिफोरेस्टेशन करना शुरू कर दिया। जो 16% थे वो लगभग 6% रह चुके हैं, क्योंकि सोयाबीन उगा के वो पशुओं को देते हैं, पशुओं के फिर वो मांस को खाते हैं, बेचते हैं, जो भी अपना कमर्शियल यूज करते हैं। तो इसी तरह शहर के अंदर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो जंगल एरिया था उसको काटने लग गए। जो वहां पे जो प्रजातियां थी उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। जैसे हिरण है, नीलगाय हैं, जैसे हमारे जो यहाँ पे घूमते हैं, हमारा जो है गवर्नमेंट एनिमल्स में भी काउंट किए जाते हैं वो नीलगाय। तो वहां पे वुलनरेबल स्पीसीज है, यानी रहने की जगह नहीं रही, फिर भी पॉपुलेशन अच्छी खासी बची हुई है अभी। तीसरा, जिसका ना तो हैबिटेट बचा हुआ ना ही पॉपुलेशन बची हुई, यानी सबसे ज्यादा खतरा किसको है? सबसे पहले इंडेंजर्ड को है। किसको है? इंडेंजर्ड को। तो वास्तव में देखा जाए इंडेंजर्ड स्पीशीज सबसे पहले लुप्त होंगे दुनिया में से। ठीक है, इसमें दो साइंटिस्टों के अलग अलग मत है, पर आपका गूगल बाबा तो यही मानता है कि सब उसके बाद आर स्पीशीज खत्म होंगे और लास्ट में खत्म होगा भाई वी स्पीशीज। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं इसको इंडेंजर्ड, वुलनरेबल, फिर रेयर। ठीक है, पर ज्यादा कॉन्सेप्ट आजकल इसमें बिलीव करने लगे हैं। पर यह बात पक्की है कि इंडेंजर्ड सबसे पहले खत्म होते हैं भाई। और तीनों स्पीशीज का यदि हमने भविष्य में ध्यान नहीं रखा ना, तो ये दुनिया में से लुप्त हो जाएंगे। उसका नाम होता है थ्रेटन्ड स्पीशीज। टी स्पीशीज को काउंट करते हैं इसमें, यानी धमकी नहीं दी किसी ने, पर नेचर में यदि इनको हमने प्रिजर्व नहीं किया तो ये खत्म हो जाएंगे। तो ये EVT जो है आप याद करेगा इसको। अब देखो ध्यान से, जैसे एक एलियन स्पीशीज इंटरेक्शन इन्वेजन बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा करवा रहा हूं मैं इसको। लेक विक्टोरिया साउथ ईस्ट अफ्रीका के अंदर नीली पर्च नाम की हमने क्या किया, फिश डाल दी उस लेक के अंदर। तो हमने जब कुछ समय बाद देखा तो लगभग 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश की जो थी, वहां की नेटिव जो फिश थी उनकी प्रजाति वहां से लुप्त होगी, क्योंकि इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था नीली पर्च का। तो जो नाइल पर्च थी इसने सारे चिचलिड्स को खा लिया, वहां की प्रजाति खत्म होगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट है पार्थेनियम ग्रास। मैंने बताया था ये ग्रास ऐसी है, इसका हमारे यहाँ पे कोई भी ग्रेजिंग एनिमल जो है ना वो नहीं खाता इसको।
इसलिए ये हर जगह फैल गया। हमारी लोकल प्रजाति जो साइनोडोन डैक्टिलोन ग्रास की थी उसको खत्म कर दिया, और इसके स्पोर बहुत ज्यादा फैलते हैं। ये पार्थेनियम है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेंटाना, और तीसरा आता वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ को हम वाटर मशरूम भी कहते हैं। ये पानी के ऊपर फैलती है, और ये इतनी ज्यादा फैल जाती है कि नीचे मछलियों के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और वो मर जाती हैं। अब जितना भी हम वेस्ट मटेरियल जो घरों में सीवेज सिस्टम से है, यदि किसी लेक में जा रहा है, गांव के तालाब में जा रहा है, तो उस तालाब के ऊपर आप देखोगे ना, ये क्योंकि ओलिगोट्रोफिक लेक बोलते हैं इसको, ओलिगोट्रोफिक लेक होता है जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत कम हो, ठीक है। अब देखे ध्यान से, फिर आता है धीरे धीरे जब ऑर्गेनिक वेस्ट जा रहा है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होगी, ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया इसके अंदर, पानी के अंदर ज्यादा बढ़ गया, तो यूट्रोफिक लेक बोलते हैं उसको। क्या बोल देंगे इसको, यूट्रोफिक। अब क्या होता है, इस लेक में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो गया तो एल्गी ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम अलगल बूम कहते हैं कि बूम आ गया। जैसे 10-15 साल पहले कहीं ना, जब बीटेक शुरू हुई थी प्राइवेट कॉलेजेस में, तो बहुत सारे इंजीनियर बाहर निकले थे कर करके, तो उस टाइम क्या आ गया था, इंजीनियरिंग का बूम आ गया, यानी बहुत ज्यादा संख्या में इंजीनियर बना दिए गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज ने, गवर्नमेंट कॉलेज ने मिला के, तो उनके अंदर बेरोजगारी फैलेगी। तो सेम यहाँ पे क्या हुआ, जो पॉपुलेशन जब बढ़ी, तो ऊपर ये अलगी की कवरिंग बनेगी पूरे पानी के ऊपर, इसको अलगल बूम कहते हैं। जो ऑक्सीजन बाहर थी ना, वो टकरा के वापिस ही बाहर चली गई, जो अंदर की मछलियां थी इनको ऑक्सीजन नहीं मिली। इस प्रोसेस का नाम होता है सुपोषण, हिंदी में बोलते हैं सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको हमें, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिक लेक वो होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा हो, ओलिगोट्रोफिक लेक वो होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम हो। तो यूट्रोफिक लेक की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें अलगी की एक पूरी कवरिंग बन जाती है, और ऑक्सीजन इसके लिए इम्परमिएबल बन जाती है, और ये ऑक्सीजन नीचे पानी में नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ की मछलियां मर जाती हैं। यूट्रोफिकेशन कहते हैं, सुपोषण बोलते हैं इसको, ठीक है। ये साइड इफेक्ट है। उसी तरह यदि हम बात करें को एक्सटेंशन, देखिए नीलीपर्च का होगा, एक कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेंटाना, वाटर हाइसिंथ, इन्होंने भी हमारी बहुत सारी प्रजाति को खत्म कर दिया भाई। तीसरे नंबर पे आता है अफ्रीकन कैटफिश ने इंडियन जो कैटफिश थी उसकी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, क्योंकि ये डोमिनेंट थी, रिसेसिव थी, तो खत्म कर दिया उसको। नेक्स्ट आता है भाई को एक्सटेंशन। देखिए को एक्सटेंशन का एग्जांपल ना, ये बहुत अल्टीमेट एग्जांपल है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आता है यही, को एक्सटेंशन में भी आता है, और को इवोल्यूशन में भी आता है। इवोल्यूशन होता है डिस्कंट विद मॉडिफिकेशन, पुराने से नया बनना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना। तो सेम तीनों एग्जांपल ना तीनों में यूज कर सकते हो, को इवोल्यूशन में भी यूज कर सकते हो आप। जैसे जैसे बरगद के अंदर जो बरमंटी लगती है ना, अंजीर, जैसे फाइकस बेंजालिसिस तो बरगद का नाम हो गया, फाइकस रिलीजियोसा पीपल का नाम हो गया, और सिंपल जो फिग स्पीसीज होती है फाइकस में वो अंजीर होती है। ये तीनों एक ही स्पीसीज, मतलब एक ही प्रजाति से रिलेटेड होते हैं, बस थोड़ी सी स्पीसीज होती है इनके अंदर, जिनस सेम होता है दोनों का। तो फाइकस कैरिए का जो अंजीर है, इसके अंदर जो ब्लास्टोफेगा नाम की जो वास्प होती है ना, वो अंडे देके जाती है, क्योंकि जो हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है इसका, उसके अंदर मेल फ्लावर, गर्ल फ्लावर, फीमेल फ्लावर ऐसे होते हैं। जब ये ब्लास्टोफेगा वास्प अंदर जाती है तो गर्ल फ्लावर के अंदर जो न्यूट्रल फ्लावर होते हैं उसमें अंडे देके जाती है वो, ठीक है ना। तो उनको रहने की जगह मिल जाती है एग देने के लिए। अब क्या होता है, और इनका प्लांट को क्या फायदा होता है, इसका पोलिनेशन हो जाता है। जैसे जैसे ब्लास्टोफेगा में इवोल्यूशन होगा, ऐसे ऐसे फ्लावर में भी इवोल्यूशन होगा, यदि दोनों को सर्वाइव रहना है तो को इवोल्यूशन में आ गया ना ये। उसी तरह यदि मान लीजिए फिग की स्पीशीज खत्म होगी तो ब्लास्टोफेगा की स्पीशीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उसके ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। तो दोनों स्पीशीज में थे, फिग में से और ब्लास्टोफेगा में से कोई भी एक स्पीशीज यदि एक्सटिंक्ट होगी तो दूसरी अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरक एक दूसरे के। उसी तरह प्रोनुबा जो मोथ होता ना, वो अंडे देके जाता है युक्का फ्लावर में, ठीक है ना, तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और युक्का फ्लावर में क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है युक्का फ्लावर में,
पोलिनेशन हो जाता है। इसलिए प्रोनुबा और युक्का फ्लावर की जो दोस्ती है ना, ये भी सिम्बायोसिस में ही आती है, म्यूचुअलिज्म में आती है, और दोनों का साथ इवोल्यूशन होता है। और यदि एक खत्म होगा तो दूसरा भी अपने आप खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं को एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे इसको हमें? तीसरा जो एग्जाम्पल है ऑर्किड। मैंने बताया था ऑर्किड की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। ऑर्किड फ्लावर की एक पेटल्स जो कोलपा बी होती है ना, उसकी फीमेल जैसी दिखाई देती है। ऑर्किड फ्लावर का एक जो पेटल्स होता है ना, उसकी शेप ऐसी होती है जैसे कोलपा जो बी मधुमक्खी है उसकी फीमेल जैसी। तो ये उसको फीमेल समझ के सेक्सुअल कोपुलेट करता है और उसका क्या हो जाता है? पोलिनेशन हो जाता है। यदि ये ऑर्किड खत्म हो जाएगा तो कोलपा भी खत्म हो जाएगा अपने आप, और कोलपा खत्म हो गया तो ऑर्किड भी खत्म हो जाएगा। तो दोनों का नाम होता है को एक्सटेंशन। क्या नाम होता है? यानी इसको म्यूचुअलिज्म में भी गिन सकते हैं। नंबर 2, इसको को इवोल्यूशन में भी गिन सकते हैं। नंबर 3 और 4, स्पेशल अडेप्टेशन कैसे करते हैं पौधे, उसमें भी गिन सकते हैं। इसलिए ये कहानी तो बच्चों को सुनाने लग जाओ, तो बच्चे को याद होना हो, तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है ना? आप पूछ रहे हैं युक्का फ्लावर जो होता है, ठीक है ना, किसके द्वारा पोलिनेशन होता है? पोरोनुबा। पोरोनुबा क्या एक मोथ है, ठीक है ना। ऑर्किड का जो पेटल्स है उसकी शेप किस जैसी होती है? कोलपा बी की फीमेल जैसी, इसलिए मेल पोलिनेट कर देता है। और फाइकस में जो अंडे कौन सा जीव देखा जाता है भाई? वास्प, ब्लास्टोफेगा। तो ये एग्जांपल हो गए आपके इनोवेशन स्पीसीज वाले, और ये एग्जांपल हो गए को इवोल्यूशन वाले, को एक्सटेंशन वाले। अब आता व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी। एसएस में भी पढ़ते हैं आप, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं भाई बायोडायवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए। पहला तो होता है नैरो यूटिलाइजेशन, यानी डायरेक्ट बेनिफिट क्या क्या है हमारे को पेड़ पौधों से, एनिमल से। अब आप जर्नल जैसे कोई भी डिस्कशन कर सकते हो, पर एग्जांपल लेने पड़ेंगे आपको एनसीईआरटी के ही। जैसे अनाज मिलता है, दालें मिलती हैं, फ्रूट्स मिलता है, फायर लकड़ियां मिलती हैं जलाने के लिए, अब तो गैस वगैरह हो गई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे आपके बेंच है जिन पर बैठे हुए हो, ये भी लकड़ी के बने हुए हैं, ठीक है ना। गांव के अंदर जी कड़ी वगैरह लगाते हैं, लकड़ी यूज करते हैं। इवन आप देखोगे हिली एरिया में, श्रीनगर वगैरह में देखोगे ना, तो सारे घर भी लकड़ियों के बने हुए होते हैं। तो ये सारे जो मटेरियल होता है लकड़ियों का, ठीक है ना, ये सारा किससे मिलेगा? फॉरेस्ट से मिलेगा ना। तो बायोडाइवर्सिटी को हम यदि पेड़ काट रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, मतलब आप भी इनको ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारी नई स्पीसीज से पाई जाएंगी वहां पे। मोर देन 20% ऑफ द ड्रग्स इन मार्केट कम फ्रॉम प्लांट्स, यानी 25% जो ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, वो लगभग प्लांट से मिलती हैं। उसी तरह 25,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट, लगभग 25,000 स्पीसीज है प्लांट के जिनको मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं। डायरेक्ट यूज कर लिया तो आयुर्वेदा हो गया, उन प्लांट से केमिकल निकाल लिया तो वो एलोपैथी में हो गए। यानी प्लांट्स, अब चंडीगढ़ से आगे हिमाचल प्रदेश में बड्डी नाम की जगह है, बद्दी, बहुत ज्यादा, मतलब उसके अंदर मेडिसिनल इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत के अंदर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां जो हमें मेडिसिन में यूज करते हैं। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना बढ़ जाए इसलिए वहीं पर इंडस्ट्री लगा दी। तो जिस बच्चे ने भी फार्मेसी कर ली, एम फार्मा कर ली, कोई कंपनी लगानी है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, यानी बड्डी वगैरह में है, जहां से बना भी सकते हैं और आगे ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं उसका। दूसरा होता है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट हो तो होगा नैरो यूटिलाइजेशन। एक होता है ब्रॉड यूटिलाइजेशन। क्या होता है? ब्रॉड यूटिलाइजेशन, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट। क्या बोलेंगे इसको हमें? इनडायरेक्ट बेनिफिट। जैसे इनडायरेक्ट बेनिफिट का, जैसे अमेजन फॉरेस्ट है, इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं। 20% ऑक्सीजन वहां से आती है भाई, ठीक है। अब इसमें से बहुत साइंटिस्टों की टीम जो होती है रिसर्च करती रहती है वहां के जीव जंतुओं के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, फ्रूट सीड वगैरह बनते हैं, बीज, ठीक है ना, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट, वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, एस्थेटिक, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं वन। अब तुम्हें गर्मियों में जाना हो, कहाँ जाओगे? रेगिस्तान में जाओगे या हिली एरिया पे जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है वहां जाओगे? ठीक है ना, रेगिस्तान में थोड़ा जाओगे, इन पसीने में मर जाओगे तुम निकल निकल के, डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपके अंदर। तो ये देख इनडायरेक्ट बेनिफिट है इसका ये। तीसरा होता है इथिकल वैल्यू। इथिकल होता है सही मायने में, इथिक्स क्या होते हैं, नैतिक कर्तव्य क्या होता है हमारा।
कानून नहीं है इनके ऊपर कोई। इथिक्स खुद क्या आता है? अब आप जा रहे हो, आप स्कूल में लेट हो रहे हो, एक बच्चा रोड पे गिर गया, तो आपकी इथिक्स क्या कहती है? सबसे पहले उसको बिठाइए, उसको पानी वानी पिलाओ, जब वो ठीक हो जाए तो आप आओ, बेशक आप लेट हो जाओ, ठीक है ना। पर इथिक्स वैल्यू ये है, किसी भी प्रजाति को मारे नहीं, चाहे इकोनॉमिकल कम इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि उस जीव का भी रहने का उतना ही अधिकार है जितना आपका है, क्योंकि देश तो उसका भी है। ये बाउंड्री तो ह्यूमन के लिए बना रखी है, ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये श्रीलंका हो गया, है ना। पक्षियों के लिए थोड़ी ना होते हैं। साइबेरिया से पक्षी यहाँ जाते हैं, वो ये थोड़ी देखते हैं ऊपर से भाई इंडिया में घुस गए हम, यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल ह्यूमंस के लिए है ये। तो इथिक्स वैल्यू भी क्या होती है कि एक नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं, एवरी स्पीशीज हैज टू इंट्रिंसिक वैल्यू, अपनी एक वैल्यू होती है, सर्वाइव करने का उसका राइट है, इसलिए किसी भी स्पीशीज को हमें खत्म नहीं करना चाहिए। तीसरा होता है भाई, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। भाई देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं एक डिस्कस करूंगा। कोई जीव, मान लीजिए आपने यहां से निकले, एक आपको पाइथन मिल गया, एक अजगर मिल गया भाई, जिसका चोट लगी हुई है। अब आपका फर्ज क्या बनता है कि सबसे पहले आप हेल्पिंग जो होते हैं वाइल्ड लाइफ वाले, उनको फोन करोगे, वो आएंगे टीम और उसको अजगर को लेके जाएंगे, उसका इलाज करेंगे, जहाँ पे चोट लगी है उसका ट्रीटमेंट देंगे वो, और उसके बाद उसको जू में रखेंगे 1 महीना 2 महीना, जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएगा। फिर जू से निकाल के उसको कालेश्वर, जो यमुनानगर के पास जंगल है, वहां पे जाके छोड़ाएंगे, उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ाएंगे जाके। तो दो तरह से प्रिजर्व किया होता किसी भी जीव को। एक तो होता है जहां पे वो जीव है ना, उसकी वहीं पर रक्षा की जाए, उसका नाम होता है इन सीटू, यानी ऑन साइट कंजर्वेशन। सपोज करो रोहतक और महम के बीच में बहुत सारे जंगली जीव रहते हैं, तो या तो देखो सबको पिंजरे में कैद करो, फिर जू में लेके जाओ, फिर उनकी रक्षा करो, वो तो हो गया एक्स सीटू, ऑफ साइट। और ऑन साइट होता है, आप रोहतक के बाद और महम से पहले चारों तरफ बाड़ वगैरह ला दो, हेज लगा दो, ताकि वो जीव उससे बाहर ना निकले, और वहीं पर उनकी प्रोटेक्शन करो, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही। किसी भी जीव की या जीवों के ग्रुप की, अलग अलग प्रजातियों के जीवों की उसी जगह रक्षा करना जहां पे वो रहते हैं, उसका नाम होता है इन सिटू कंजर्वेशन या ऑन साइट कंजर्वेशन। जैसे आप हरिद्वार जाते हो, वहां पे राजा जी नेशनल पार्क है, क्या है वहां पे, और हरिद्वार से आगे पुल बना गया, आपको ऊपर जाता है सारा रोड, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में राजा जी नेशनल पार्क ना, तो हाथी टाइगर वगैरह वहां से क्रॉस कर लिया करते, तो हमारे को भी खतरा, जो बंदा बाइक पर जा रहा है उसके ऊपर हमला हो जाता। तो अभी क्या कर दिया, ऊपर ऊपर रोड बना दिया, नीचे से जाने का रास्ता छोड़ दिया उन जीवों को भी, और पुल के ऊपर भी हमने 4-4 5-5 फुट तक हमने वो वाल डेवलप कर दी, ताकि कोई बंदा देखे ना, पत्थर ना फेंक के मारे, उनको डिस्टर्ब ना करे। जंगल सफारी के नाम से टूरिज्म बढ़ा दिया ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। अब एक तो आपने टाइगर फोटो में देख रखा है, एक रियलिटी में देख रखा हो, तो पूरी उम्र याद रहेगा आपको। तो ये जो ना इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है भाई, किसी भी जीव की वहीं रक्षा करना जहां पे वो रहता है, इन सिटू कंजर्वेशन। अब सपोज करो, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं वीवीआईपी बन गया, आज मैं पॉलिटिक्स में आ गया, मंत्री बन गया, तो मेरी रक्षा करने के दो राइट हैं, दो तरह से हो सकती है। एक तो क्या, मैं जहां जाऊं पुलिस मेरे आगे पीछे चले, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में होता ही है, जितने मंत्री होते हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, या बड़े वीवीआईपी जो पर्सन होते हैं ना, वो जहां जाएंगे ना, पुलिस उनके चारों तरफ वाई जेड जितने भी सुरक्षा के घेरे होते हैं वो बनाए रखते हैं। दूसरा होता है अपराधी को रक्षा, तो उसकी भी करनी है, उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, वहीं पर रक्षा करेंगे। तो जो साथ साथ पुलिस घूम रही है जहां पे वो जा रहा है, वो होता है इन सिटू कंजर्वेशन, इसको इन सिटू प्रोटेक्शन। और एक्स सिटू होता है, पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, भाई देखो तेरे ऊपर ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते हम, ना फोर्स लगा सकते, इसे तेरी प्रोटेक्शन यही करते हम, जिला कारागार में डाल दिया उसको, है ना। सेम वहीं पे जीवों का एग्जांपल लेके चलो बेटा, जहां पे वो जीव रहते हैं उसको नेशनल पार्क घोषित कर दो, उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दो, या उसको सेंचुरी घोषित कर दो, ठीक है ना। तीनों में डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। तो वहीं पर रक्षा की कि जहां पे वो रहते हैं, उसका नाम होता है इन सिटू कंजर्वेशन। और यदि उसको जूलॉजिकल पार्क में ले गए, बोटनिकल गार्डन में ले गए, एक्वेरियम में रख दी मछली को, फिर उनकी वहां पर रक्षा करी, उसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्लियर समझ में आ गया दोनों का? देखो ध्यान से,
एक आता ट्रम एंडेमिज्म। देखिए कंगारू कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता ना, तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एंडेमिक स्पीशीज हो गया। टाइगर इंडिया में पाया जाता ना, तो टाइगर इंडिया का एंडेमिक स्पीशीज होगा और कहीं नहीं मिलता। रोडोडेंड्रोन एक प्लांट है नेपाल का, जो सिर्फ नेपाल में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, तो वो एंडेमिक स्पीशीज हो गया कहां का भाई, नेपाल का रोडोडेंड्रोन। तो सेम होता है, देखो ध्यान से, इनिशियली 25 डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, पूरे वर्ल्ड में हमने 25 देश 25 जगह ऐसी ढूंढी जहां पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। आजकल 9 और ढूंढ दी, कितनी होगी, लगभग 34। एंड आपका गूगल बाबा 36 बताता है, ठीक है ना। पर आपको मानना कौन सा है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये क्लियर बयान है एनटीए का। ठीक है, ज्यादा कम हो गए होंगे, अपडेट नहीं हुई होगी बुक, पर आपको कौन सा मानना है, जो एनसीईआरटी में, ठीक है ना। पहले कितने थे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, 25 थे, 9 ऐड कर दिए, कितने हो गए 34। अब देखिए इंडिया के अंदर लगभग हम बात करें तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, वैसे 18 बन चुके हैं, तो ब्रैकेट में मैंने 18 भी लिख दिया, पर एनसीईआरटी क्या कहती है 14 है। 1975 के अंदर एमएबी प्रोग्राम चला था यूनेस्को का, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चला था यूनेस्को का, और उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व बनाने शुरू कर दिए। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं भाई, ऐसे एरिया बनाते हैं जिसमें 3 जोन होते हैं। चलो उससे पहले हम बताएंगे, तो आगे बता देंगे डायग्राम बना रखा है। 90 नेशनल पार्क बना दिए, लगभग 100 बन चुके हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। नेशनल पार्क जैसे राजा जी नेशनल पार्क हरिद्वार के अंदर, ठीक है, जो पूरा पूरा वहां पे प्रोटेक्टेड है वो। तीसरा होता है 448 सेंचुरीज हैं। सेंचुरीज तो वैसे मेनली तो बेसिकली हम देखें ना एनिमल और पर्टिकुलर फॉर बर्ड्स के लिए बनाई जाती हैं। जैसे साइबेरिया से पक्षी आ गए, बिंडावास बर्ड सेंचुरी झज्जर के अंदर है वहां पे, ठीक है ना। कियोलाडो नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान के अंदर, वहां पे पक्षी रहते हैं और कुछ समय रुक के वो चले जाते हैं। तो ये जो चीज है सेंचुरी है, लगभग कितनी है 448, 450 के करीब ये होगी, 100 के करीब ये होगी, 14 ये होगी। और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम किसने शुरू किया था भाई, यूनेस्को ने किया था एमएबी प्रोग्राम के तहत। और 2000 यदि हम 2 की बात करें तो 408 बायोस्फीयर रिजर्व थे 94 कंट्रीज के अंदर। अब इंडिया के अंदर 3 हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी कितनी है टोटल भाई, 25 और 9 कितने हो गए 34। इंडिया में कितनी है, 3 है। लगभग 30% मास एक्सटेंशन हो जाएगा यदि इन 3 को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो। अब देखो ध्यान से, इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट, ये देखो वेस्टर्न घाट श्रीलंका के अंदर, यानी ये इंडिया होगा, ये होगा ना, ये ईस्टर्न, ये वेस्टर्न, ये नॉर्थ और ये साउथ। यहां पे क्या है, श्रीलंका, यही होता ना। अब इंडिया के अंदर देखो ये तो है ईस्टर्न घाट, ये कौन सा है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और श्रीलंका को एक ग्रुप में गिन लिया, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी श्रीलंका में भी बहुत ज्यादा है। तो वेस्टर्न घाट और श्रीलंका तो एक हो गया। दूसरा होगा इंडिया बर्मा, जो बर्मा देश नहीं है यहाँ पे, म्यांमार जिसको बोलते हैं, वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इंडो बर्मा हो गया नॉर्थ ईस्ट में। और तीसरा होगा हिमालय पर्वत, जो ये हिमालय है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। यानी इंडिया में 3 जगह होगी, कौन कौन सा, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, इंडियो बर्मा और नॉर्थ ईस्ट हिमालय। पर 34 की जगह जो गूगल कहता है वो 36 है, जिसमें इंडिया में 4 आ गए। चौथा आ गया सुंदरलैंड। सुंदरवन डेल्टा होता है जहां पे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी आके मिलती है ना, वहां पे न्यूमेटोफोर्स वाले पौधे होते हैं, राइजोफोरा सोनेटिया, हेरिटेरिया, विशनेरिया, विविपेरिस होते हैं, दलदली और अंडमान निकोबार। यानी सुंदरलैंड में क्या क्या आएगा, सुंदरवन डेल्टा आएगा और अंडमान निकोबार भी आएंगे, वहां पे भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, पता लग गया। तो ये 4 माने गए हैं, बाकी आपके एनसीईआरटी बुक का 3 ही मानती है, तो 3 ही याद रखनी है आपने। कौन कौन सा, वेस्टर्न घाट श्रीलंका, इंडियो बर्मा और हिमालयास। नेक्स्ट आता है, देखो ध्यान से, हॉटस्पॉट जो होते हैं लगभग लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं, और
30% लिख लीजिए इसके, क्योंकि पिछली बुक में हमने 30 ही लिख रखा है यहाँ पे, मतलब 30% मास एक्सटेंशन हो जाएगा। और 44% स्पीशीज होते हैं, और 30% ही आपके एनसीईआरटी 30 मानते, 30 रखना है इसको। ये लिख रखा 30 इन्होंने दे रहा, तो 44 आपकी दूसरी बुक में लिखा हुआ है, तो आप 30 को ही रखो। अब 14 बायोस्फीयर इंडिया के अंदर हैं, 90 नेशनल पार्क हैं, 448 वाइल्ड लाइफ है। अब ये है स्कार्ड ग्रूव्स इंडिया में। बेटा सुनो, ध्यान से सुनो, इंडिया के अंदर ना हम किसी चीज को ना धर्म से जोड़ देते हैं, और वो बहुत अच्छी बात भी होती है। जैसे गाय को हम नहीं मारते, पूजा करते हैं गाय की, इवन घरों में जब खाना बनते हैं तो भी हम गाय को दे के आते हैं ना। एक धार्मिक धर्म से जोड़ दिया हमने, ताकि लोग गाय को ना मारे, उसकी पॉपुलेशन बची रहे। नंबर 2, पिकॉक को हमने जोड़ दिया कार्तिकेय भगवान से, शिव भगवान के पुत्र। चूहे को जोड़ दिया हमने गणेश जी से। शेर को जोड़ दिया हमने दुर्गा माँ से। ऐसे ही स्कार्ड गुरुज होते हैं, पवित्र क्षेत्र बोलते हैं इसको, यानी जिनकी पूजा स्थली होती है, वहां पूजा की जाती है, तो वहां पे आसपास में जंगलों को काटना बिल्कुल सख्त मना होता है। जैसे चिपको मूवमेंट नहीं चला था कि जब पेड़ काटने गए तो वहां के बंदे पेड़ों से चिपक गए, और उन्होंने कह दिया भाई पेड़ नहीं काटने देंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये खासी और जनता हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन के अंदर अरावली हिल ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा चंदा एंड बास्टर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। ये याद करना बेटा, मेघालय के अंदर भी ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कैड एरिया हैं जहां पे टहनी भी काटने अलाउड नहीं है, एक टहनी को भी हम नहीं काट सकते वहां पे। तो ये जो है ना आपके स्कार्ड ग्रूव, इनका नाम याद करना भाई, ये भी एक तरह से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, जूलॉजिकल पार्क जू में लेके जाएं जैसे, ठीक है, बोटनिकल गार्डन बना दिया जहां पे अलग अलग पौधे लगाते हैं। फार्मेसी कॉलेजों में तो बोटनिकल हर्बल गार्डन बना दिए, ताकि वो पौधे जिनकी मेडिसिनल वैल्यू हो ना, उनको उगा दें, तक बच्चों को पता लग जाए भाई इस पौधे की ये चीज, पत्ते से ये चीज बनती है, लीफ से, मतलब लीफ स्टेम रूट से ये चीजें बनती हैं, यहाँ यहाँ यूज होते हैं, ये पॉइजनस प्लांट होता है। तो ये हर्बल गार्डन बना रखे हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क बना दिए। और इनके अंदर जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनको हम कुछ समय के लिए रखते हैं, फिर ठीक होने के बाद इनको वापिस जंगलों में छोड़ देते हैं। सीड बैंक बनाए जाते हैं भाई। सीड बैंक बनाने का मतलब बीजों को जो लुप्त होने की कगार पे बीज है ना, जो पौधे लुप्त होने की कगार पे, उनके बीजों को हम -173 डिग्री पे लिक्विड नाइट्रोजन पे स्टोर कर लेते हैं। इनको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलेंगे? उसी तरह ह्यूमंस के अंदर भी जो एनिमल्स के केस में भी जिन जो प्रजाति लुप्त होने की हैं, उनके स्पर्म को हम स्टोर करके रखने लग गए हैं, उनको हम सीमन बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके नई प्रजाति हमें बना लेते हैं। फिर क्या, प्रकृति को बचाने के लिए ऐसा नहीं है हम जागरूक है, पूरा संसार जागरूक है। तो सबसे पहले अर्थ समिट्स का मतलब बैठक की गई बहुत सारे देशों, जैसे 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है, प्रशांत महासागर के किनारे पे आता है। जैसे हरियाणा का रोहतक शहर हो गया, सिरसा हो गया, ऐसे ही ब्राजील देश के अंदर एक बहुत पॉपुलर शहर है रियो डी जेनेरियो। 1992 के अंदर एक मीटिंग अर्थ समिट रखी गई, ठीक है ना, जिनमें 152 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने हालांकि इस ग्रुप को बाद में ज्वाइन किया 1994 के अंदर। और ये पृथ्वी के ऊपर जो होने वाले वो खतरे, जो ह्यूमन की वजह से, डिफोरेस्टेशन होने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से जितना नुकसान होने के मतलब चांस होते हैं, सबको डिस्कस किया गया। इनको पोल्यूशन को कम करने के लिए और जंगलों को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए उनकी इंपॉर्टेंस बताई गई। उसी तरह 2002 में जोन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में भी इसमें 190 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। इतना ही सिलेबस में है। उसके बाद 2012 में भी किया गया था, ठीक है, वो आपकी बुक में दिया नहीं हुआ, तो इन दोनों में से आएगा भाई ये क्यों अर्थ समिट्स, ये हर क्लासेस में आएगा भाई, इस अर्थ समिट्स में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था। जैसे एक बार पता लगा भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको रोका जाए। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? इंफ्रारेड को कैप्चर कर लेती है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने से बचाना है।
पौधे लगाने हैं, प्लांटेशन करना है, पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करना है। तो ये फैसले, अल्ट्रावायलेट लाइट जो ओजोन को डिस्ट्रॉय, जो ओजोन लेयर होती है अल्ट्रावायलेट लाइट को अंदर आने से रोक देती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं एसी गैस में यूज होते हैं, उसे एक क्लोरीन लगभग 10 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है। तो हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने वाले किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया। तो ये फैसले इन्हीं में लिए जाते हैं भाई। नेक्स्ट है, देखिए 2002 में 408 बायोस्फीयर जो थे ना रिजर्व स्टेब्लिश किए गए थे 94 कंट्री के अंदर। इंडिया के अंदर लगभग 18 हैं, पर 14 किसके अनुसार है, एनसीईआरटी बुक के अनुसार। और इंडिया के अंदर चार जो साइट हैं जो ये दिखा रखे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया। यानी इनको वैसे प्रोटेक्शन करनी होती है, पैसा ही मिलता है, ठीक है ना, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरबन और गल्फ ऑफ मन्नार, ये चार जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी गिन लिया। ठीक है, ये भी पेपर में पूछ जाते हैं कई बार। उसी तरह पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए रमसार साइट भी होती है एक, यानी वेटलैंड्स। जैसे जहां पे गंगा नदी समुद्र में मिलती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है ना वो, तो वहां पे पानी खड़ा रहता है। तो ये वास्तव में आप जनरल बात देखो, हर गांव के अंदर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितना बड़ा गांव होता है ना, उसमें उतने ज्यादा तालाब होया करते हैं। क्यों होते थे तालाब? ये तो घरों का जो वेस्ट मटेरियल है वो उस तालाब में चला जाता था। और तालाब में पानी इकट्ठा होता रहता था ताकि पशुओं को भी पानी मिल सके और पशु भी जाके उसमें गर्मियों में नहा सके। दूसरा, फिर वो पानी धीरे धीरे नीचे वाटर टेबल तक पहुंच जाता था, तो उस पर्टिकुलर गांव का वाटर टेबल नीचे नहीं जाया करता। तो ये साइंटिफिक थे बिल्कुल। अभी देखो गवर्नमेंट अभियान चला रही है भाई, तालाब के किनारे जितना इंक्रोचमेंट कर रखा है, घेराव कर रखा है, उनको वापस तोड़वाएंगे हम, और तालाबों की खुदाई वापस करवाएंगे ताकि वाटर टेबल और ज्यादा नीचे ना जाए। सेम प्रकृति के अंदर रमसार साइट होती है, वेटलैंड्स होती हैं, लो लाइंग मर्सी एरिया होता है, वाटर स्टेगनेंट एरिया होता है जहां पानी खड़ा रहता है। हम सोचते थे वहां पे बेकार चीजें हैं, पानी खड़ा रहता है, जमीन वेस्ट हो रखी है, नहीं हो रखी। उसमें बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की, एक्वेटिक फ्लोरा की, एक्वेटिक फोना की, प्लांट और एनिमल्स की बहुत सारी वैरायटी रहती है। एल्गी की वैरायटी रहती है, फिश की वैरायटी रहती है उसके अंदर। लगभग 16 वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड डे जो होता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी शहर के अंदर, किसी भी गांव के अंदर, किसी भी बड़े एरिया के अंदर रमसार साइट होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट था स्कार्स फॉरेस्ट, वही बताया था मैंने आपको, यानी पवित्र स्थल होते हैं जहां पे टहनी भी काटना अलाउड नहीं होती। अब देखो बिश्नोई समाज इतना ज्यादा डेडिकेटेड है ना प्रकृति के लिए कि वहां पे देखो, जहां लिख भी रखा होगा बिश्नोई ऑफ राजस्थान प्रोटेक्ट, एक होता है प्रोस्पिस सिनरिस प्लांट होता है। यदि किसी ने इसकी टहनी भी काट ली ना, तो उसके खिलाफ वो पूरा पूरा समाज उतर जाता है। इवन एक हीरो था ना सलमान खान का, बताते हैं ब्लैक बक का शिकार कर लिया था काले हिरण का, तो समाज ने उसके खिलाफ कोर्ट प्रोटेस्ट भी किया, कोर्ट में केस भी किया, अभी तक दुश्मनी पाले हुए हैं, क्योंकि वो उनको पूजा करते थे ब्लैक बक की, और उन्होंने उसका शिकार कर लिया। तो जिसकी कोई पूजा करता है ना, तो इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट होती है उसके खिलाफ, मतलब उस जीव के प्रति। यदि कोई उसको मारेगा तो वो दुश्मन समझ लेते हैं। उसी तरह देखो ध्यान से, बायोस्फीयर रिजर्व में तीन पोर्शन होते हैं मेनली। ट्रांजिशनल, जहां पे होटल बने होते हैं, रह सकते हो, घूम फिर सकते हो, वहां के आदमियों को रोजगार मिल जाता है। घूमोगे फिरोगे, कोई घुड़सवारी करेगा, कोई फोटोग्राफी करेगा, फोटो वाले को काम भी मिल गया, घोड़े में जो सवारी करवा रहा है उसको मिल गया, कैमल ले रखा है, खाओगे पियोगे, तो कितने आदमी को रोजगार मिलेगा। बफर जोन में सुबह जाओगे शाम तक वापिस आना पड़ेगा आपको, रात को रुकना अलाउड नहीं होता बफर जोन में। और कोर जोन में तो जाना भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि वहां पे एनिमल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वहां पे जाओगे तो खतरों को झेलना पड़ेगा, जान भी जा सकती है। इसलिए आइए देखो, 3 तरह की सर्विस होती हैं इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक तो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो डीसी वगैरह लगते हैं। दूसरे होते हैं आईपीएस, जो कानून मेंटेन करते हैं, एसपी वगैरह जो लगते हैं सारे। तीसरा होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये जो एरिया होता है ना, ये आईएफएस होते हैं, ठीक ना, उनके अंडर काम करते हैं, सारी पूरे
थाने चौकियां बनी होती हैं इनको प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है। IUCN ने 2004 में कहा था नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज लगभग 15,500 है। 2011 में कहा कि वो थ्रेटेंड स्पीसीज 15,000 से बढ़ के कितनी होगी, 17,291 है। ठीक है ना। आगे दिखा रखे हैं भाई, ईस्ट नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क होते हैं। ठीक है ना। इंडिया बल्कि यहाँ पे जाके कहीं है, तो यहाँ पे स्पीशीज ज्यादा होती हैं, यहाँ पे स्पीशीज बहुत कम होती है। स्पीशीज रिचनेस यहाँ पे कम होते हैं, बायोडाइवर्सिटी कम होती है। ठीक है ना। ये दिखा रखे हैं बायोजोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये सारे सारे यहाँ पे होते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व बना रखे, सुंदरबंस, मेघालय, उड़ीसा, ये याद कर लेना आप लोग, नेट पे प्रेजेंट है। ये सारे के सारे क्या हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना रखे हैं। कौन कौन से हैं, 10-5 इतने भी याद हो जाएं, कर लेना। ठीक है।